दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज जो आगामी सक्षमता परीक्षा 3.0 प्रस्तावित है, उसके लिए स्पेशल गणित लेकर के आया हूँ, जो बेहद ही महत्वपूर्ण रहेंगे सवाल। जो सक्षमता परीक्षा 1 और 2 हुई है, उसका हमने निचोड़ आज हासिल किया हूँ। उसके कुछ महत्वपूर्ण सवालों का कलेक्शन किया हूँ, जो बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसके एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंट रहेंगे, एक बार ज़रूर देखिएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि -2, -7 और -10 का गुणनफल क्या होगा। देखिए, -2 गुणा में -7 गुणा में -10, इसका हमको जो है मल्टीप्लाई दिखाना है। क्या दिखाना है? गुणा। गुणनफल कैसे निकालेंगे? बहुत ही कॉमन सवाल है, बेसिक सवाल है। इस सवाल को कैसे हम हल करेंगे जब देखिएगा जो है कैसे इसको हल करेंगे। देखिए, आप लोगों पर जानकारी होना चाहिए, अगर 2 माइनस के गुणा में हैं तो वो प्लस बन जाता है। अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है, आपस में गुणा है तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया है? माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, -2 गुणे -7 गुणे -10, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस का होगा 7 दूना 14 गुना में माइनस का 10। एक प्लस एक माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 14 10 से कितना होता है? 140। तो माइनस का 140 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 30-40 का वर्ग चिन्ह है। कहने का मतलब है 30-40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। पहला है 35, दूसरा है 24, तीसरा है 25 और चौथा 40। तो बताइएगा, अगर आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, अगर आपको वर्ग चिन्ह निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा गुरु जी। तो आपकी जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट को जोड़ के आधा कर देते हैं। उच्चतम सीमा और प्लस निम्न सीमा बटे में 2 हो जाएगा। उच्च सीमा कितनी है आपकी? 40 है। निम्न सीमा 30 है, बटा में 2। 40 30 70 हो जाएगा और 70 का बटा 2 हो जाएगा। कितना? 35। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। 35 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है, यदि 10 श्रमिक 40 घंटे में एक दीवार बना सकते हैं तो इस कार्य को 20 घंटे में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? ज़रा ध्यान दीजिएगा गुरु जी, सवाल इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके लिए फार्मूला होता है MDH/W। कितने आदमी कितने दिन तक काम किया, कितने घंटे काम किया, क्या काम किया। तो हमारे पास आदमी कितने हैं? 10 लेबर हो गए। कितने दिन काम करते हैं? दिन नहीं, घंटा है, गुणा में 40। दीवार कितने हैं? 1 बटा में 1 इक्वल टू, अब कहते हैं कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? x श्रमिक। कितने घंटे काम करवाना? 20 घंटे। दीवार तो एक ही है। अब काट दीजिए, 20 से कम 20, 20 दूना 40। x बराबर कितना आ जाएगा? 10 दूना 20। x बराबर 20। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ऐसे सवालों को लिए
ऐसे ही हम लोग लगाते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं, बस एक आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, MDH/W। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2/10 प्लस 3/100 प्लस 4/1000 का जो है वैल्यू कितनी होगी। देखिए कैसे बनाएंगे। 2/10 प्लस 3/100 प्लस 4/1000। 2/10 की वैल्यू कितना होगा, 0.2 आ जाएगी। 3/100 की 0.03 आ जाएगी। 4/1000 की वैल्यू कितनी है, 0.004 आ जाएगी। इन सबको आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे कैसे, पहले 0.2 लिख लीजिएंगे, फिर 0.03 है, 0.03 लिख लेंगे, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, 0.004 है। इनको आपस में जोड़ देंगे, कुछ नहीं पीछे 0 भर दीजिए। 4 3 2 0 0.234। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। सवाल इम्पॉर्टेंट सवाल था, परीक्षा में पूछे जाने लायक है सवाल, इसलिए देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 4, 7, 10 का 81वां पद होगा। ये किस सीरीज में है, सीरीज पकड़िएगा। देखिए 1 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10। अंतर कितने का, समांतर होता है D बराबर, पीछे वाले से में से अगला पद घटा देंगे। 4 में से एक जगह कितना बचेगा, 3। सब में 3 दिन का डिफरेंस है, इसलिए AP में है। किस श्रेणी में है, AP। AP का मतलब होता है समांतर श्रेणी में है, ध्यान दीजिएगा। समांतर श्रेणी में अगर पद निकालना हो तो उसके फार्मूला होता है TN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। होता है नहीं होता, होता है। TN कौन सा पद हमको निकालना है, 81वां पद निकालना है। T 81 बराबर A हमको पहला पद क्या दिया गया है, 1 लिख दिया। N का मतलब 81 में से घटाएंगे। समांतर कितना दिया गया है, 3। 1 प्लस 80 गुणे 3 हो जाएगा 240 और 1 241। और 241 में नहीं, 341 को 241 बना लीजिएगा आप लोग। 241 इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा। ऐसी श्रेणी जो है समांतर श्रेणी कहलाती है, जिसका nवां पद जैसे है TN बराबर हो जाता है A प्लस N-1 इंटू D। इसी तरह मैं एक आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा। 5, 10, 15, 20 सोवन 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात कीजिए, कमेंट कीजिएगा इसका। जिन लोगों का आंसर इसका बन जाएगा 5, 10, 15, 20 डॉट 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 10वां पद हमको बताना है। कौन सा पद, 10वां पद, 10वां पद। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। इसका 10वां पद का आंसर आप लोग बताइएगा, इसका कमेंट में हम आंसर देंगे। आप लोग भी इसका सही जवाब दीजिएगा 10वां पद निकालने के लिए। सवाल ये पता है AP में है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल है किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ये सवाल कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा।
20% का लाभ होता है। देखिए कैसे सवाल बनाएंगे। जो हमको परसेंट में दिया गया उसको पकड़िएगा। 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। जो 1 है वो लाभ है, मतलब कोई वस्तु हमने 5 रुपये में खरीदी और 6 रुपये में बेच दी, 1 रुपये का लाभ हुआ। ये 5 हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस, और 5 में लाभ कितने हो रहा है 1 रुपये का। 6 होगा क्या सेलिंग प्राइस। चूंकि सेलिंग प्राइस हमको दिया गया है 600, बट यहाँ कितना है 6, तो 6 की वैल्यू हमको दी गई है 600, 1 की वैल्यू 100, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। ये इसका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल। अगला सवाल है 1,4,7,10 का 81वां पद क्या है। ये वही क्वेश्चन है, रिपीटेड सवाल आ गया है। पुनः एक बार इसको आप लगा लीजिएगा। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 241 आएगा। आप लोग लगा के बताइएगा हमें। अगले सवाल पे हम लोग चलेंगे, रिपीटेड सवाल है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल है 2432 में 4 के स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा। दोस्तों बताइएगा, स्थानीय मान जातीय मान का योग क्या होगा। देखिए संख्या कितनी दी गई है 2 4 3 2 दिया गया है, जाहिर सी बात दिया गया है। स्थानीय मान जातीय मान का योग क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा चार का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। 4 के आगे कितनी संख्या है 2, तो 4 लिखेंगे उसके आगे 2 जीरो हो जाएगा। और जातीय मान वही होता है, 4 का जातीय मान स्वयं वैल्यू होता है। स्वयं वैल्यू 4, क्योंकि योग पूछ रहा है इसे जोड़ देंगे 400। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। सवाल कैसा था, सवाल अच्छा था, लायक का सवाल था। अगली बार फिर पूछा जाने वाला प्रबल संभावना रहेगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 10% टैक्स के साथ किसी वस्तु को 3300 में बेचा जाता है, तो बिना टैक्स का वस्तु का मूल्य कितना होगा। सवाल बनाइएगा। सवाल अच्छा है, बनाइएगा। देखिए 10% टैक्स लग रहा है। 10% का मतलब होता है 1/10। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी और उस पर 1 रुपया टैक्स लग जाता है। अब वो वस्तु 11 की बिकेगी। बिकेगी नहीं बिकेगी 11 की बिकेगी, क्योंकि 11 वाली वस्तु बिक रही ओरिजिनल में 3300 की।
₹1100 वाली वस्तु 3300 की बिक रही है। 11 एक कम 11, 11 33। ₹300 जो है इसकी वैल्यू, एक की वैल्यू 300 आ गई, तो हमारा बिना टैक्स वाला रुपया कितना था? ₹10। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा, बिना टैक्स के वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? ₹3000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को ₹600 में बेचने पर वस्तु का 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? सवाल लगा चुका हूँ, फिर से पुनः देख लीजिए एक बार। चूंकि 20% का लाभ हो रहा है, इसलिए 20 बराबर 1/5 हो जाएगा। हमने कोई वस्तु 5 की खरीदी और बेच कितने में? 6 में। चूंकि 6 वाली वस्तु हम बिक्री कितने में ही? 600 की। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 500। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 8 हो तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? देखिएगा, नंबर आपके कौन कौन से हैं? 3:5। तो मान लेते हैं संख्या 3x 5x हो जाएगी। चूंकि जो अनुपात, जो महत्तम समापवर्तक होता है कॉमन नंबर होता है, चूंकि कॉमन x है, तो दोनों में 8 से गुणा कर देंगे। 3 गुणा 8 हो जाएगा और 5 गुणा 8 हो जाएगा। तो 8 3 24 और 8 पंचे कितना होता है? 40। तो अब बताइए इसका लासा कितना हो जाएगा? 24 और 40 का लासा कितना हो जाएगा? 120। एक तो तरीका ये था, और एक सीधा तरीका है, जो अनुपात में दिया गया सबकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर दी। 3 गुणा में 5 और गुणा में रेशियो कितना है? 8। 5 ते 15 8 120। ऑप्शन नंबर 120 इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है चूंकि, तो 140 वाला ही ऑप्शन 120 आप लोग कर लीजिएगा। 5 ते 15 8 120 ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन सही अच्छा था, राइट का क्वेश्चन था, पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला सवाल है, -144 गुणा में -7, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्योंकि हमने भी बताया है कि माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस बन जाता है। बन जाता है, नहीं बन जाता है, बन जाता है, सही बात है। अब क्या करेंगे हम? माइनस माइनस प्लस हुआ, 14 सत्ती कितना होता? 98, 980 रुपये। और प्लस का, क्योंकि माइनस वाला काट देंगे, प्लस वाला हम ले लेंगे। साइन नहीं लगा है तब भी प्लस का माना जाएगा, तो इसका 980 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे, सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल है, 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पूछ रहा है। 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? 10 लाख की, 1 लाख की, 100 लाख की, 5 लाख? तो आप लोग बताइएगा 1 मिलियन कितने बराबर होता है? ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पूछ रहा है, राष्ट्रीय पद्धति में क्या होगा? तो याद रखिएगा, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। कितने लाख? 10 लाख। 10 लाख बराबर 1 M।
क्योंकि लाख में कितने जीव होते हैं? 6। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। 2 2 4 2 6 1, 6 जीव हो जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000। 10,00,000 में कितने जीव हो जाएंगे? 6 जीव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी बार सवाल पूछा गया है, याद रखिएगा। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। क्वेश्चन है कि पाइप का आकार कैसा होता है? कोण के रूप में, बेलन के रूप में, घन के रूप में, घनाभ के रूप में। जाहिर सी बात, पाइप हमारे लोगों की ऐसी होती है, और चूंकि पाइप ऐसी होती है तो ये आकार किसका हो जाएगा? बेलन का। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा, ये ऊंचाई कहलाती है h, ये त्रिज्या। समझ में आ गया? तो पाइप का आकार कैसा होता है? पाइप का आकार बेलन के आकार का होता है। बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है? 2 पाई आर एच होता है। समझ में दोस्तों आ गया होगा। बेलन की परिधि पूछा जाए तो 2 पाई आर हो जाएगा। बेलन की परिधि वृत्त की परिधि कहलाएगा, तो चूंकि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, इसलिए बेलन की भी परिधि हो जाएगी। और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। सारी जानकारी हो गई होगी आप लोगों को। ये गणित की कुछ बेसिक जानकारी जो है सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा जो है बहुत हल्की तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कठिन भी नहीं आती है। हाँ, ये है आपको आप जो शिक्षक साथी जो लोग जुड़े हैं वो 1 to 5 के टीचर हैं, चूँकि तो इतनी जानकारी होनी चाहिए कि कम से कम 8वां या 10वां तक के कम से कम जानकारी हमको होनी चाहिए, जो एग्जामिनर पूछे तो हमें जानकारी के रूप में वो बात बन जाए। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? एक समकोण हुआ ए बी सी। ए बी सी 3 भुजाएं हैं, इसमें तीनों समान होती हैं। जब भुजाएं समान हो जाएंगी तो कोण भी आपस में समान हो जाएंगे। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोण होते हैं, तीनों भुजाएं तीनों कोण आपस में समान होते हैं। तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर पूछा जाए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। रूट 3/4 भुजा स्क्वायर जो है हो जाएगा। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। सवाल अच्छा था, टेंटेटिव था, फिर आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना रहेगी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 150 डिग्री का संपूरक कोण होगा, कितना हो जाएगा? जब ध्यान दीजिएगा, 150 डिग्री का संपूरक। संपूरक का मतलब होता है 180, और जितना दिया घटना घटा दीजिए। 180 डिग्री में से 150 डिग्री घटा देंगे तो 30 डिग्री इसका जो है सही जवाब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। कि ईंट का आकार कैसा होता है? पहला है घन, दूसरा है घनाभ,
तीसरा है बेलन और चौथा है कोण। तो बताइएगा ईंट का आकार कैसा होता है। ईंट का आकार कैसा होता? तो ईंट का जो आकार होता है वो घनाभ के आकार का होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछिए इसमें फेस कितने होते, सतह, तो 6 सतह होती हैं फेस। अगर कहा जाए कोण कितने होते हैं, किनारा, तो 12 किनारे होते हैं। अगर पूछा शीर्ष कितने होते हैं, तो 8 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 6 सतह, 12 किनारा, 8 शीर्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अच्छा सवाल था। इसे सक्षमता परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, देखना मत भूलिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम सम अभाज्य संख्या है फर्स्ट प्राइम नंबर। देखिए, अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटे और स्वयं से कटे, अन्य किसी संख्या से ना कटे। कहने का मतलब है एक से सभी कटती हैं। वे संख्याएं जो केवल अपने से कटें और किसी से ना कटें, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें या सम संख्या की बात करें तो 2 हो जाता है। कितना होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 23। ऐसे ऐसे जो टर्म हो जाएंगे ये हो जाएंगे अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये मात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। बाकी कोई भी नंबर सम होते हुए भी अभाज्य नहीं है, याद रखिएगा। काफ़ी बार सवाल इसे आयोग ने बनाया है, फिर बनाने की प्रबल संभावना रहेगी। अगर पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप लोग 4 याद रखिएगा। कौन सा याद रखेंगे? 4। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? बोल रहा कि 7 से विभाज्य हैं। कितनी संख्याएं हो जाएंगी गुरुजी? ध्यान दीजिएगा। अगर पूछा जाए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सौ हो जाएगी। 3 अंकों की सब कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी 999। तो आप बता सकते हैं कुल कितनी 3 अंकों की संख्या हो जाएगी? सबसे छोटी 100 और सबसे बड़ी 999। दोनों में से घटा देंगे। 999 से 100 घटा देंगे, हमको मिल जाएगा 899। कहने का मतलब ये है 899 कुल संख्याएं हो जाएंगी। अब कह रहा कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? अब विभाज्य करेंगे, देखिएगा। पेज मिटा रहे हैं। संख्या है
899। 899 को हम भाग लगा देंगे 7 से। 7 कम 7 1 9 7 7 19 14 5 9 उतार देंगे 7 8 56। शेष फल पर नहीं ध्यान देंगे हम, जो भागफल आएगा वही संख्या हो जाएगी जो 7 से भाज्य हो जाएगी। तो 128 कुल संख्या ऐसी होंगी 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य होगी। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। ऐसे क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा में कई बार सवाल पूछा गया है। फिर देख लीजिएगा, ये सारे इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। एनटीपीसी है, रेलवे है, सक्षमता परीक्षा है, यूपी टीईटी है, सीटेट एग्ज़ाम है, इत्यादि एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ये इस सेशन का अंतिम सवाल रहेगा। देखिएगा, पहला है 8, दूसरा है 12, तीसरा है 16, चौथा है 20। ये श्रेणी दी गई है 8 12 16 20 21वां पद पूछ रहा है। कैसे बनाएंगे? श्रेणी देखिए, 4 4 का अंतर है, मतलब 4 का अंतर ही जो है समान अंतर है। समांतर कितना हो जाएगा? डी बराबर 4 हो जाएगा, ए बराबर 8 हो जाएगा और एन बराबर 21 हो जाएगा। तो चूंकि एपी में है श्रेणी, समांतर श्रेणी में इसका फार्मूला क्या होता है एनवा पर निकालने के लिए? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ में दोस्तों आ गया होगा आप लोगों को। पहला पद कितना है? 8। एन माइनस 1 पद कितने हैं? 21 माइनस 1 गया है 1। अंतर कितने का? 4 का है। 8 और 20 चक्कू 80, 80 में 8 जोड़ो 88। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ये समांतर श्रेणी का सवाल था, अच्छा सवाल था। इसी के साथ ये कुछ सवालों की श्रृंखला थी जो समाप्त होती है। फिर अगली क्लास में मिलेंगे जोश और उमंग के साथ। तब तक जुड़े रहिएगा, तैयारी को मजबूत करते रहिएगा और बीपीएससी के थ्रू राज्य श्रेणी कर्मचारी का दर्जा हमको लोगों को लेना है, इसलिए मेहनत करना न छोड़िएगा मेरे शिक्षक साथी, और अपनी मेहनत को जारी रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, पढ़ाते रहिएगा, तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। फिर अगली क्लास में मिलेंगे जोश और उमंग के साथ। तब तक जुड़े रहिएगा। और इस सेशन का अंतिम सवाल था। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।